नंदिनी और मेनका देवरानी और जिठानी थी। नंदिनी पद और उम्र में मेनका से 5 साल बड़ी थी। यूं तो मेनका देवरानी थी, लेकिन किसी से भी छोटा या कमतर महसूस करना उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए बड़प्पन झाड़ने के लिए वो अक्सर झूठी सच्ची बातें करके खुद को ऊंचा साबित किया करती। शादी के कुछ दिन बाद मेनका की सहेली उसे फ़ोन करती है। अरे यार, तेरी तो आदत है ना हमेशा टीम लीडर बनने की, अब क्या करेगी? ससुराल में तो तेरी टीम लीडर जिठानी जी हो गई। अब तो उम्र भर उनके इशारों पर ही नाचना पड़ेगा तुझे। अरे रीतू रानी, जो किसी के इशारों पर नाचे उसका नाम मेनका नहीं होता। अरे भाई, जिठानी होने से क्या होता है? तू बस देखती जा, सिक्का तो यहाँ भी मेरा ही चलेगा। नंदिनी भाभी जैसे टीम लीडर को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। क्या बात करिए यार, वो तेरी जिठानी है, उनके बारे में ऐसी बात तो मत बोल। और तुम मान या ना मान, ससुराल में तो तुमसे सीनियर वही है। और बेटा, ससुराल में जमने के लिए ना जिठानियों की ही मदद लगती है। अरे घर गृहस्थी सीखने में ये जिठानियाँ बड़ी काम आती है। और एक मुफ्त की सलाह दूँ तुझे, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। इसलिए चुपचाप भाभी को अपनी गुरु मानकर ज्ञान लेना शुरू कर दे, तेरा जीवन सरल हो जाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझसे, जिठानी को तो मैं पहले ही मुट्ठी में कर चुकी हूँ। अब मैं उनसे जो कहूँगी वो वही करेंगी। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो तू मेरे ससुराल में आ जा, तुझे डेमो दिखा देती हूँ। अरे मेरी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आएगी मेरी जिठानी। मेरी एक आवाज़ पर सूखे पत्ते की तरह कांपती है वो। अरे यार, तू अब इतना खुला चैलेंज मत दे, नहीं तो फिर तेरे ससुराल आकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर तूने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है कि जिठानी तेरी जेब में आ गई। देख, अगर सच में कोई सीक्रेट है ना जिठानियों को काबू करने का, तो तू मुझे भी बता दे, क्योंकि मैं अपनी जिठानी से बहुत परेशान हूँ। जब से शादी हुई है तब से सासू माँ से ज़्यादा तो जिठानी मुझ पर हुक्म चला रही है। लेकिन क्या करे भाई, जिठानियों की नौकरी तो बजानी पड़ती है। सास का भी ना पूरा सपोर्ट रहता है मेरी जिठानी को। ठीक है, अब तू बुला रही है ना, तो इस संडे को मैं तेरे ससुराल आ रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देखूंगी तेरी बात में कोई सच्चाई है या वैसे ही हवाई बातें कर रही है। सहेली के सामने लंबी लंबी डींगे हाँकने के बाद मेनका बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। अरे यार, इस ऋतु के सामने शीखी भगाने के चक्कर में सब गुड़ गोबर हो गया। अब क्या करूं? और जिठानी जी भला मेरी बात क्यों मानेगी? कहीं ऐसा ना हो कि सहेली के सामने इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में सारी इज्जत का कबाड़ा हो जाए। बेचारी मेनका संडे को अपनी सहेली को बुलाने के बाद अब बेचैन होकर बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अगले दिन, अरे मेनका, ये कैसा हुलिया बनाया हुआ है? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं, तबीयत की बात नहीं है, वो तो एकदम फिटफाट है। बस रात में सो नहीं पाई, उसी के कारण चेहरे पर सूजन दिख रही है। अरे भाई, रात को क्यों नहीं सो रही हो तुम? ख्याल रखो अपना, अभी भी थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रही हो। क्या बात है, सब ठीक है ना? नई शादी में ऐसी क्या चिंता सता रही है तुम्हें कि रातों की नींद गायब हो गई है? मेनका जेठानी के पैर पकड़कर कहती है, भाभी मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि कल मेरी सहेलियाँ मुझसे मिलने आने वाली है। अरे तो ये तो बहुत खुशी की बात है, उसमें इस तरह रिएक्ट करने जैसी क्या बात है? भाभी, मैंने अपनी सहेलियों के सामने बहुत बड़ी बड़ी गप मारी है कि मेरी और मेरी जेठानी की बहुत अच्छे से जमती है, इसलिए अगर मेरा कोई रिश्तेदार आता है तो रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरी जेठानी संभालती है। चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता है मेहमानों को एकदम समय से, मुझे तो कभी चिंता ही नहीं करनी पड़ती। अब मैं अपनी सहेली को क्या कहूँगी? प्लीज़ भाभी, आज मेरी इज्जत का सवाल है, आप मदद करेंगी ना? अरे तो वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ ना, कि बस तुम्हारी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बनाना है, इतनी सी ही बात है ना? जी भाभी। अरे तो ठीक है, बना दूंगी, इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? चलो उठो मेरे पैरों पर से। भाभी मैं सच में कहती हूँ, आप औरत नहीं हो। अरे हो ही नहीं आप औरत, आप तो त्याग की मूर्ति हो, बलिदान का दूसरा नाम हो आप तो। अरे बस 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 भाई, मैं हो गई कन्विंस, इतनी बड़ी बड़ी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। रविवार के दिन, भाभी आपको याद है ना, आज मेरी सहेलियाँ आने वाली है, प्लीज़ अच्छा सा स्नैक्स चाय और कॉफ़ी बनाकर सर्व कर देना। आप कर दोगी ना प्लीज़? हाँ बाबा कर दूंगी, लेकिन फिर से मेरे पैर पकड़ने मत लग जाना। कर दूंगी। दोपहर के समय मेनका की सहेली रितु उसकी 2 और सहेलियों को लेकर उसके ससुराल पहुंच जाती है। अरे यार प्लीज़ जल्दी से बढ़िया वाली चाय पिलवा दे, पहले ही तेरे घर पहुंचते पहुंचते बड़ी थकान हो गई है। अरे क्यों चिंता कर रही है, अभी मैं अपनी जेठानी को आवाज़ लगाती हूँ,
तुरंत भागती हुए आएंगी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर। अच्छा, हमें भी तो दिखा कि जिठानी को तूने कैसे काबू में किया हुआ है। लगाना आवाज़। मेनका अपनी जिठानी को आवाज़ लगाती है। भाभी, मेरी सहेलियाँ आई हैं, थक गई हैं, प्लीज़ चाय नाश्ता लगा दोगी? अरे आ गई तुम्हारी सहेलियाँ, चलो बहुत अच्छा है। कैसे हो तुम लोग, सब ठीक है ना? यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी भाभी, सब अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताइए, आप कैसी हैं? ये मेनका आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सहेलियों को बिठाकर मेनका रसोई में जेठानी के पास जाती है। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पहली बार तुम्हारी सहेली आई है, तुम जाओ उनके साथ बैठो, मैं लाती हूँ ना बनाकर। मेनका आकर अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और जेठानी अकेली ही रसोई में नाश्ता और चाय तैयार करने लगती है। ऐसा करती हूँ, नाश्ते में 1-2 डिश और बना देती हूँ, खुश हो जाएंगी बेचारी। कितने पैर पकड़कर विनती कर रही थी। अब बस अगर चाय पकौड़ा लेकर जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करती हूँ, चीज़ रोल भी बना देती हूँ, फटाफट बन जाएंगे। देवरानी को प्यार दिखाने के लिए जेठानी पकोड़े और चीज़ रोल बनाकर मेनका के पास ले जाती है। ये लो मेनका, आराम से खाओ, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अरे भाभी, आप भी आइए, बैठिए हमारे पास। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। देवरानी को उसकी सहेलियों के पास छोड़कर नंदिनी वापस आकर घर के कामों में जुट गई थी। मेनका की सहेलियाँ चली जाएंगी तब पूछूंगी नाश्ता कैसा बना था। ये लोग तो बिना कुछ बोले चुपचाप खा रही हैं। तो फिर कैसा लगा मेरा जादू? अरे भाई, हम है, समझी तुम लोग? कहा था ना, नंदिनी जैसी को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। अब तो मानना ही पड़ेगा भाई, साबित करके दिखा दिया तूने तो। अच्छा एक बात बता, इतनी आसानी से तो बोतल में आई नहीं होंगी, फिर तूने किया क्या? देखो, इतनी आसानी से कोई भी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आता। अगर किसी को भी अपनी मुट्ठी में करना हो तो सबसे पहले उसकी 2-4 कमज़ोरियों का पता करो और फिर उन कमज़ोरियों का नाम लेकर उससे चाहे जो भी करवा लो, हंसते हंसते कर देगा वो। अरे यार, तू तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी पहुंची हुई चीज़ है। अरे बस, मेरे साथ रहोगी ना तो ऐसे ही ऐश करोगी। और भी कुछ सीखना हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। सहेलियों के जाने के बाद मेनका फिर से जेठानी के पैर पकड़ लेती है। थैंक यू सो मच भाभी, सच में आपने सब कुछ इतना टेस्टी बनाया था कि मेरी सहेलियाँ तो कह रही थी अब से हर हफ्ते आपके हाथ का खाना खाने के लिए यहाँ आया करेंगी। अरे आपके हाथ में तो जादू है, इतनी सी देर में इतनी सारी स्वादिष्ट चीज़ बनाकर रख दी। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ भाभी आपकी। और सबसे बड़ी बात, आपने जो मेरे लिए और मेरी सहेलियों के लिए किया ना, उसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है। अरे भाई, तुम ये बात बात पर पैर क्यों पकड़ लेती हो? और तुम्हें तो मैंने अपनी छोटी बहन समझा है, तुम सीधा गले मिला करो ना, ये पैर बार बार मत पकड़ा करो। और मुझे ना सच में बहुत खुशी हुई तुम्हारे और तुम्हारी सहेलियों के लिए ये सब बनाकर। मेनका ने तारीफ कर करके नंदिनी को पेड़ पर बिठा दिया था, जिससे अब उसे सही और गलत के बीच में अंतर समझ में नहीं आ रहा था। नंदिनी को यही लग रहा था कि मेनका वाकई उसकी बहुत इज्जत करती है और उसके हाथ के बने खाने की तारीफ कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी पीठ पीछे उसने अपनी सहेलियों से उसके बारे में क्या क्या कहा है। कुछ दिन बाद, अरे यार, रितु का फ़ोन आया था, बड़ी तारीफ कर रही थी तेरी। क्या बात है, शादी होते ही विविध कलाओं में पारंगत हो गई तू? तू कहना क्या चाह रही है, मैं कुछ समझी नहीं। मेरी जिठानी के बारे में बात कर रही है क्या? हाँ भाई यार, क्या बात करूँगी। अपने घर बुलाकर तूने रितु को जो जलवे दिखाए ना, उसी के बारे में तो बताएगी वो मुझे। अरे यार, हमें भी बुलाना किसी दिन अपने ससुराल और जिठानी के हाथ का कुछ स्पेशल खिलवाने। अरे यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, रोज़ रोज़ अपनी जिठानी को खाना बनाने के लिए कहूँ। अच्छा, रितु तो कह रही थी जिठानी तेरी जेब में बिल्कुल आती है, तो कब से जिठानी की इतनी चिंता करने लगी? अरे यार ठीक है, वो मेरा कहा नहीं टालती है, लेकिन मुझे भी इस तरह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए ना, बस इसीलिए कह रही थी। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तूने रितु के सामने बस तुक्का लगाया। तेरी जिठानी बिठानी कोई घास नहीं डालती तुझे। अरे भाई, ऐसी कौन सी जिठानी होती है जो देवरानी के इशारों पर नाचेगी? देवरानी को अपने इशारों पर नचाने वाली तो बहुत देखी, लेकिन नाचने वाली नहीं देखी। तू भूल मत किससे पंगा ले रही है।
रीतू को भी साबित करके दिखाया था, तुझे भी दिखाई दूंगी। बोल कब आना है तुझे और क्या खाएगी। तू चिंता मत कर, तुझे सारा खाना मेरी जिठानी ही लगाकर खिलाएगी। सहेली को चैलेंज करने के बाद अब फिर से मेनका के सामने धर्म संकट आकर खड़ा हो गया था। रीतू को तो चाय नाश्ते में ही चलता कर दिया था, लेकिन ये नीतू तो छोले भटूरे खाने की मांग कर रही है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, भाभी से बनाना सीख लेती हूँ, बाद में कह दूँगी कि जिठानी ने बनाया है। मेरी धौंस भी बनी रहेगी और काम भी हो जाएगा। भाभी, आप मुझे छोले भटूरे बनाना सिखाएंगी? क्या भाई, आज छोले भटूरे की कैसे याद आ गई? अभी तो तुम सिंपल खाना भी नहीं बना पाती हो, सीधा छोले भटूरे कैसे बना पाओगी? क्या करूँ भाभी, मेरी सहेली है ना, उसने कहा कि छोले भटूरे बनाकर खिलाओ, और मैंने भी ताव ताव में उनसे वादा कर दिया कि ठीक है आ जाना, मैं खिला दूँगी। लेकिन अब ना समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। अच्छा चल ठीक है, परेशान मत हो, मैं बना दूंगी तेरी सहेलियों के लिए, लेकिन अगली बार से जोश में होश मत खोना, समझी? मेनका का तीर एकदम निशाने पर लग गया था। वो अपनी सहेलियों को बुलाती है और जेठानी के हाथ से बनवाकर गर्मा गर्म छोले भटूरे उन्हें खिला देती है। कहने को तो छोले भटूरे जेठानी नंदिनी ने बनाए थे, लेकिन मेनका की सहेलियाँ लोहा मेनका का मान रही थी कि इतनी गुणवान जेठानी होने के बाद भी आखिर वो इसके इशारों पर नाच क्यों रही है। ठीक बने ना छोले भटूरे? कोई कमी हो तो बता दो, मैं ना अब भी जेठानी को एक बार डांटूंगी तो सही से बनाने लग जाएंगी। अरे नहीं नहीं, डांटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बना है। नीतू को गए अभी 2 ही दिन बीते थे कि मेनका की माँ और पापा उसके ससुराल आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा आप लोग बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं मेनका, मेरे होते हुए तुम क्यों रसोई में कदम रखोगी? अरे मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी, बस तुम नाराज़ मत होना, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही है तू? दोनों देवरानी जिठानी मिलकर चाय नाश्ता बना लो, इसमें इतना घबराने जैसी क्या बात है? और ये क्या कहा अभी तुमने, नाराज़ मत हो ना? अरे ये क्यों नाराज़ होगी तुमसे? तुम इसकी जिठानी हो, 2-4 काम हक से कहकर करा सकती हो। नहीं नहीं आंटी जी, मैं कैसे मेनका को ऑर्डर दे सकती हूँ? कहाँ मैं और कहाँ मेनका, ऐसी बात मत करिए आप। कहीं मेनका को कोई बात बुरी लगेगी तो मेरी शामत आ जाएगी। लगता है आज तो मुझे डांट पड़वा ही देंगी आप। मेनका के मम्मी पापा जेठानी नंदिनी की बात सुनकर बड़े हैरान परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लगता है भाभी का आज मजाक का मूड है। क्या भाभी, क्या बोलती चली जा रही हो आप? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम ही तो सबसे कहती हो ना कि मैं थर थर काँपती हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारी एक आवाज़ पर खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ। और क्या कहा था तुमने? हाँ, जिठानी को तो तुम जेब में रखती हो, यही ना? तो फिर अब ऐसे क्यों दिखा रही हो जैसे कुछ जानती नहीं हो? अब मुझे माफ़ कर दो भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था, वो मैं तो। चुप कर नालायक कहीं की। नंदिनी बेटा, तुम बताओ क्या बात है, पूरी बात बताओ तो पता चले कि आखिर हुआ क्या है। जब से ये शादी करके आई है, बहाने से मेरे पास आती है, मेरे सामने हाथ पैर जोड़ती है और फिर मुझे अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। मैं भी इसे छोटी बहन समझकर मदद कर रही थी, लेकिन आज पता चला कि ये तो बड़ी दोगली है। मेरे सामने मेरी तारीफ करती है और मेरी पीठ पीछे अपनी सहेलियों के सामने मुझे अनाप शनाप बोलकर मेरा अपमान करती है। आप ही बताइए आंटी जी, अच्छाई का यही सिला होता है क्या? बेटा, जब तेरा फ़ोन आया और तूने अर्जेंट पे मिलने के लिए बुलाया, मैं तब भी समझ गई थी ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी बात है, इसीलिए हम आनन फानन में यहाँ पहुँचे। तेरी एक एक बात सही है बेटा, तूने ज़्यादा लाड प्यार देकर इसे सर पर बिठा लिया, इसलिए इसने तेरे साथ ऐसा सुलूक किया। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, इससे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ससुराल वालों को सम्मान करना फटाफट सीख जाएगी। मम्मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो सहेलियों के सामने टशन दिखाने के चक्कर में मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप निकल गया। सच में मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। नहीं बेटा, मुझे पता है तेरा ऐसा वैसा मतलब नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी बातों का सही मतलब सिखाना ही तो माँ की जिम्मेदारी होती है ना, और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। माफ़ कीजिएगा बहन जी, कुछ दिनों के लिए आपकी बहू को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मैंने ज़रा जल्दी में इसे आपके यहाँ भेज दिया।
मैं इसे ले जाकर थोड़े दिन ज़रा अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग दे दूँ, और अब की बार ये आएगी ना तो मेरी गारंटी है कि एक अच्छी बहू बनकर आएगी। बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छे से सीख जाएगी। मेनका की माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ वापस मायके ले जाती है। मायके आकर मेनका की माँ अपनी बहू से कहती है, बेटा रिंकी, मेनका को इसके ससुराल से लेकर आए हैं। बेटा एक बार इस कच्चे घड़े में पानी भर कर देख लिया, बस बदनामी हुई और कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन अब इसे अच्छे से पकाना है। जब घड़ा पक जाएगा तभी पानी भरने लायक होगा, समझी कि नहीं? अच्छी तरह से समझ गई माँ जी। आज से इसे पकाने की मेरा मतलब है घर के काम सिखाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अगले ही दिन से मेनका की भाभी और माँ उसकी सख्त ट्रेनिंग शुरू करते हैं। देख बेटा, सबसे पहले सुबह 5 बजे उठना है। उठकर स्नान करना है, उसके बाद पूजा घर में दीपक जलाना है। फिर जितने भी बड़े हैं सबके पैर छूने हैं, और उसके बाद रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाना है। और हाँ, तेरी भाभी को तो पहले से सब आता ही है, तुझे सीखना है। इसलिए तीनों टाइम का खाना, बर्तन, साफ सफाई आज से सब तू ही करेगी। अरे मम्मी, एक दिन में इतना काम कौन करता है? मुझसे नहीं होने वाला। बेटा तेरे जैसी लड़कियां जितना काम में व्यस्त रहती है, परिवार के लिए उतना ही अच्छा होता है। खाली रहेगी तो फिर से कोई खुराफात आएगी दिमाग में। बेचारी मेनका की हालत मायके में ससुराल से भी कई गुना बदतर हो गई थी। पूरा पूरा दिन वो घर के काम करती, सारे मसाले पीस कर तैयार करती, एक मील में 2-3 तरह का खाना बनाती। कुल मिलाकर अगले 2 महीने मेनका इतना काम करती है कि हर काम में एक्सपर्ट हो जाती है। मेनका के सारे काम सीख जाने के बाद उसकी ससुराल में वापसी होती है। लेकिन अब मेनका पूरी तरह बदल चुकी थी। सोनम की जेठानी साक्षी को उसकी सास और नंदों ने काफी परेशान किया था। लेकिन जब तक सोनम उस घर में आई, सास बूढ़ी और ननदों की शादी हो जाती है। तुम्हारा सही है देवरानी जी, ससुराल क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही नहीं चला। बड़ी मैं थी, मैंने देखा है ननदे और सास का कहर क्या होता है। भाभी अब क्या किया जाए, जिसके भाग्य में जितना होगा उतना तो भुगतना ही होगा ना। साक्षी को सोनम की बात सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। एक दिन सोनम, वो क्या है ना, मेरी बहन की शादी पड़ी है मायके में, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। तुम सारा काम संभाल लेना, हाँ प्लीज। अब सोनम घर का सारा काम करती, जेठ को खाना देती, जेठानी के बच्चे देखती और दिन भर किचन में काम करती। सोनम का पति विवेक एक दिन उससे कहता है, सोनम, भाभी कहाँ है? घर का सारा काम तुम ही करती रहती हो, बच्चों से लेकर भैया और मुझे। भाभी मायके गई है, उनकी बहन की शादी है ना। शादी है नहीं थी, माँ बुजुर्ग है, चल फिर भी नहीं सकती। ऐसे में तुम माँ को भी देख रही हो। भाभी को अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन साक्षी ने तो ठान ही लिया होता है कि घर का सारा काम अब सोनम ही करेगी, क्योंकि किसी जमाने में वो भी यही क्या करती थी। एक रोज ननद सोनम के घर आती है। क्या बात है सोनम, इतना क्यों थकी हुई हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। आइए ना बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। ननद सोनम की हालत देखकर दुखी हो जाती है। वो किचन में जाती है और सोनम के साथ काम में मदद कराती है। दीदी एक बात पूछूं, आप किसी से कहेंगे तो नहीं? हाँ हाँ सोनम, पूछो ना। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब भी आप साक्षी भाभी के साथ किचन में मदद कराती थी? नहीं ना सोनम, उस वक्त मेरा काम घर की सारी साफ सफाई और कपड़े धोने का था। साक्षी किचन देखती थी, और क्योंकि पापा तो हमेशा व्यस्त रहते थे तो माँ बाहर का सारा काम करती। पर क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हारे और साक्षी के बीच लड़ाई लगवाना तो नहीं चाहती, पर साक्षी से हम लोगों के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। हाँ दीदी, मैं ये जानती हूँ। चलो फिर कभी बात करेंगे इस मामले में। खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं कि साक्षी आ जाती है। अरे दीदी, क्या बात है, फिर आ गई? अभी तो आई थी पिछले महीने। रोज रोज शादीशुदा बेटियां मायके आ जाए अच्छा नहीं लगता। फिर आप लोगों की मम्मी भी बीमार है, घर का सारा काम, खाना पीना। अरे सोनम थक जाती है। वो तो मैं थी जो निभा गई, वरना आजकल की ये लड़कियां तो मुंह पर बेइज्जती करके भगा देती हैं ननदों को। हाँ साक्षी, वो तो तुम ठीक बोल रही हो। शादीशुदा बेटियां ज्यादा मायके जाए तो अच्छा नहीं लगता। पर वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? मायके से ना।
सभी हंसने लगते हैं। साक्षी को खुद की बेइज्जती महसूस होती है। हाँ, लेकिन वहां तो शादी पड़ी थी ना, इसलिए। भाभी, वो तो 1 महीने पहले थी। महीने भर से आप क्या कर रही थी? हमें तो लगा बुआ बनकर ही हम लोगों के घर वापस आएंगी आप। कैसी बात कर रहे हैं देवर जी? बीवी को काम करना पड़ रहा है तो ऐसी बात? याद नहीं जब भाभी अकेली सारा दिन लगी रहती थी? भाभी माँ समान होती है, और अगर आपने हम लोगों के लिए किया तो उसमें क्या हुआ? खैर, चलती हूँ मैं। ननद घर से चली जाती है, लेकिन घर का माहौल साक्षी के कारण वैसा ही रहता है। हाँ सोनम, वो क्या है ना, कल मैंने घर में कीर्तन रखा है तो सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने तो इस घर में पूरे 10 साल तक सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाया है। हाँ भाभी, जरूर। अगले रोज सोनम सुबह 5 बजे उठकर काम करने लगती है, लेकिन 10 बजे जब साक्षी सोकर उठती है, और सोनम, ये घर में गेंदे के फूल क्यों सजा रखे हैं? कोई शादी है क्या? सोनम निराश सी हो जाती है। भाभी, आपने ही तो बोला था कि आज कीर्तन है। अरे हाँ, मैं बताना ही भूल गई। पंडित जी ने ना आज का कैंसिल कर दिया है, कल रखा है उन्होंने। भाभी बता देती ना, मैं आज 5 बजे से उठी हूँ। अरे हाय हाय, बड़ी जबान चल रही है तेरी। तू जानती है इस घर के बारे में? अरे 5 बजे उठकर नहाकर पूरा किचन किया है मैंने इस घर का। बड़ी आई, तुझे तो ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। तभी वहाँ साक्षी का पति संजय आ जाता है। साक्षी, तुम इसलिए उठती थी क्योंकि पापा की जॉब होती थी। माँ खाना नहीं बना पाती थी हेल्थ के कारण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोनम को परेशान करो। सोनम चुप रहती है। वो समझ नहीं पाती कि साक्षी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। फिर वो वक्त भी आ जाता है जब सोनम माँ बनने वाली होती है। सोनम, अब घर का सारा काम बंद। 9 महीने तुम सिर्फ आराम करना। लेकिन घर का काम कैसे होगा? भाभी अकेले नहीं कर पाएंगी। अरे तो मैं फुल टाइम मेड रख लूंगा ना। अगले दिन घर में काम वाली आती है। अरे, कहाँ घुसी जा रही हो? कौन हो? किचन में जा रही हूँ मैम साहब, खाना बनाने वाली हूँ मैं। आए हाय, 15 साल हो गए इस मकान में, किसी ने मेरे लिए तो खाना बनाने वाली रखी नहीं। भाभी, वो सोनम प्रेग्नेंट है ना, तो इसलिए। साक्षी ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है। मेरे 3 बच्चे हो गए, एक काम वाली किसी ने नहीं रखी, और सोनम के लिए काम वाली? ये क्या बात होती है? तभी वहाँ सास आ जाती है। साक्षी, मैं बीमार औरत हूँ। हमेशा तूने घर देखा, इस घर में औरत की जरूरत होती है। तू जब ब्याह कर आई तो विवेक छोटा था, तेरे पति का काम नहीं था, सिर्फ ससुर की कमाई में घर चलता था। भगवान की दया से घर की कमाई बढ़ी है। साक्षी सास को बीच में ही रोक देती है। हाँ, तो क्या सारा पैसा महारानी जी के ऊपर लगा दे? देखो, काम तो वही करेगी और पूरा करेगी। मैंने भी तो किया है काम, तो ये क्यों आराम करे? अरे शर्म कर साक्षी, उम्र में कितनी छोटी है तुझसे, ये क्या बात हुई? देखिए भाभी, मैं सोनम को लेकर अलग हो जाऊंगा और माँ को भी ले जाऊंगा। आप अपना घर देखिए। हाँ, तो जाओ ना। अरे मैं नहीं डरती काम करने से। विवेक माँ के साथ सोनम को लेकर अलग हो जाता है। वक्त बीतता है। फिर एक दिन साक्षी का बेटा उसके पास आता है। माँ, मैं फेल हो गया। मैं भी रोज रोज लेट ऑफिस पहुँच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी नौकरी ज्यादा चल पाएगी। माँ, चाची थी तो कितना अच्छा था, हम पढ़ भी लेते थे, खाना भी वक्त पर खाते थे, और दादी भी कितनी अच्छी बातें सिखाती थी हम लोगों को। साक्षी, तुमने सिर्फ जलन और बदला लेने की चाह में घर को खराब कर दिया। तुम बड़ी थी, बड़ी बनकर रहती तो अच्छा लगता, पर अब तुम्हें कौन समझाए? पर साक्षी को समझ में आ जाता है कि घर कैसे चलता है। वो सबसे माफी मांगकर सबको घर ले आती है और सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं।